अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस चैप्टर नंबर 27 ढींगरा बुक से। तो राइनाइटिस एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा नेज़ल म्यूकोजा है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं राइनाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले अक्यूट राइनाइटिस को डिटेल में देखेंगे। अक्यूट राइनाइटिस याद रखिएगा वायरल, बैक्टीरियल और इरिटेटिव टाइप का होता है। सबसे पहले वायरल राइनाइटिस है। इसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास कॉमन कोल्ड, जिसको हम कोरिज़ा कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं वायरल में भी कॉमन कोल्ड वाले की? इटियोलॉजी ये है कि ये वायरस की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन जो है ना, ये यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है असल में एयर ब्रोन ड्रॉपलेट्स की वजह से। अब सेवरल वायरसेस हैं, जैसे कि हमारे पास एडिनो वायरस, पिकोरना वायरस और राइनो वायरस के सब ग्रुप्स, कॉक्सैकी वायरस, इंटेरिक साइटोपैथिक ह्यूमन ऑर्फन वायरस। ठीक है, ये सब इसमें रिस्पॉन्सिबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये इलनेस जो होती है 2 से 3 हफ्तों तक लास्ट करती है। इसमें क्लिनिकल फीचर इस तरह के होते हैं कॉमन कोल्ड में। हमें पता है कि हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही होती है एट द बैक ऑफ द नोज़। ठीक है, और उसके बाद जो है नेज़ल स्टिफनेस हो जाती है, स्टफीनेस। ठीक है, हमें कंजेशन महसूस, जैसे नाक बंद हो गया। ये कॉमन कोल्ड हर किसी को ही हुआ है। इसमें राइनोरिया होता है, यानी कि नाक बहरी होती है और स्नीजिंग चीखें आ रही होती हैं। तो पेशेंट जो है ना, उसको सर्दी लग रही होती है और उसका लो ग्रेड का बुखार भी होता है। ठीक हो गया। इनिशियली उसका जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो वाटरी होगा और प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो म्यूकोपरुलेंट होता जाएगा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से। ठीक है, अब हमारे सेकेंडरी इन्वेडर कौन से होंगे इसमें? स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस, न्यूमोकोकस, स्टेफिलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिलिया क्लेप्सिलिया नमूनी और मोरक्सेला कटैरिलिस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वहाँ पे इन्वेडर्स हैं। अब इस तरह के पेशेंट को, कॉमन कोल्ड को, हमें ट्रीटमेंट देना है बेड रेस्ट का, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है इलनेस का कोर्स जो है वो कट डाउन हो। और बहुत ज़्यादा उनको फ्लूइड पीने का कहना होगा। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो इजीली हम एंटी हिस्टामीन दे के कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कैस्टीन, फैक्सिड वगैरह। ठीक है, और नेज़ल डीकंजेसेंट्स भी हम दे सकते हैं, जिस तरह राइनोक्लेनल वगैरह। तो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ना, यानी जो पेन को ट्रीट करेंगे, वो हेडेक के लिए और फीवर माइल्जियास के लिए हम दे सकते हैं। नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग जो एनाल्जेसिक्स हैं वो हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि जो एस्पिरिन है ना, वो शेडिंग ऑफ द वायरस करवा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स। एंटीबायोटिक्स हम देंगे जब उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसके बाद। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस कॉमन कोल्ड यानी कोरिज़ा में? तो ये डिजीज़ ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती है और 2 से 3 हफ्तों में खुद ही सही हो जाती है, लेकिन ओकेजनली इसमें साइनोसाइटिस इसकी वजह से हो सकता है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। तो ये आपने कॉम्प्लिकेशंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगला वायरल राइनाइटिस होता है इन्फ्लुएंजा की वजह से, जिसको हम इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस कहते हैं। तो हमारे पास इन्फ्लुएंजल वायरस ए, बी या फिर सी जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके भी सिम्टम वैसे ही हैं जैसे कॉमन कोल्ड के थे। कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से कॉमन है। थर्ड टाइप है हमारे पास वो राइनाइटिस जो कि एक्जेंथीमास के साथ एसोसिएटेड है। तो मीज़ल्स जैसे कि हो गए, रुबेला का इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, तो ये भी ऑफन एसोसिएटेड होता है विद द प्रीसीड्स एक्जेंथीमास बाय 2 to 3 days। ठीक है, एक्जेंथीमा हम कहते हैं रैश को, जो डिफ्यूज जनरलाइज बॉडी पे पूरी रैश हो जाती है, तो वो होती है उसमें। और साथ में ये मीजल्स मम्स में, चिकन पॉक्स में, इनमें। ठीक है, उसके बाद जो है वो राइनर्स होता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें फ्रीक्वेंट है। अगला है कोविड-19 वायरस वाला इन्फेक्शन। तो कोविड-19 के जो कोविड-19 हमें पता है कि कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए स्टैंड करता है, जो कि 2019 ईयर में आया। तो ये वुहान चाइना में ओरिजिनेट किया और स्प्रेड हुआ ग्लोबली। सो फार इट क्लेम्ड मोर देन 4 मिलियन केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये वायरस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में स्प्रेड करता है और ये भी एयरबोर्न है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन के एक्सपोजर जितना होता है। इसमें जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो बाकी वायरस इन्फेक्शन की तरह ही होते हैं, सेम है। यानी ये भी कोल्ड के साथ ही शुरू होगा कि पेशेंट को बुखार होगा, नाक बहरी होगी, रनी नोज़, गला ख़राब, सोर थ्रोट और खांसी भी होगी। तो इसके अलावा इसमें पेशेंट को फटीग, माइल्जिया, हेडेक भी होता है। कुछ केसेस में उनको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी होता है। बाकी जो केसेस हैं उनमें दो लेस कॉमन, उनको स्मेल भी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ स्मेल, और टेस्ट भी उनका लॉस हो जाता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, अब ये वायरस जो है ना कोविड-19, ये ऑफन जो कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़, वो लोग जो कि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कीमोथेरेपी, तो उनको ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है।
तो पहली वेव में क्या होता है, ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है और उसमें परसिस्टेंट पेशेंट को खांसी होती है और डिस्निया हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन की सपोर्ट और वेंटिलेटर्स की सपोर्ट ज़रूरत होती है। सेकेंड वेव में, सेकेंड जो वेव है, यानी इसमें ये हुआ था, ठीक है, परसिस्टेंट कफ हुई थी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की सपोर्ट। सेकेंड जो वेव आई वो अप्रैल 2021 में इंडिया में, उसने फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखे गए, जिसमें जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो नोज़ में देखा गया। उसने नोज़ को इन्वॉल्व किया, पैरानेजल साइनसिस को या फिर वेट मेनिंजिस को और ब्रेन को। तो उसमें भी एक्सटेंसिव सर्जरी की ज़रूरत थी। अब जो है डेल्टा वेरिएंट वायरस का अपीयर हुआ है, जिसने 132 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया में वो स्प्रेड किया जल्दी से। तो उसने जो है ना बहुत से लोगों को सोशली, वो लोग जो कि सोशली इंटरमिक्सिंग होते हैं और वो कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी सही से फॉलो नहीं करते, तो उनको उन्होंने अफेक्ट किया। तो ये किसी भी एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकता है ये डेल्टा वेरिएंट भी, ना कि सिर्फ नेसेसरीली चिल्ड्रन को, जैसा कि पहला माना जाता था कि ये सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, सबको कर सकता है। अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या थे कि हमें क्राउडिंग को अवॉइड करना है, मास्क पहनना है, 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखना है बाकी लोगों से, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है हाथों को, उनको वॉश करना है या फिर सोप एंड वाटर से, वैक्सीनेटेड होना है हमें। अवेलेबल वैक्सीन में कोविशील्ड थी, कोवैक्सिन, मॉडर्ना, स्पुतनिक, पिफाइज़र, ठीक है। तो ये इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के। वैक्सीनेटेड पर्सन जो है ना, उनको कोरोना नहीं हो सकता, या फिर अटैक जो है वो लेस सीवियर होता है, ये बात याद रखिएगा, अगर होगा भी तो लेस सीवियर। अब डायग्नोस हम कैसे करते हैं कोविड-19 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम कोविड-19 वायरस प्रीटर्म को जो है डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें से हम नोज़ या नेज़ोफेरिंक्स से स्वैब लेंगे या फिर ओरोफेरिंक्स से, और उसको कोविड-19 एंटीजन के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये 1 से 2 घंटों में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। दूसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद RT-PCR टेस्ट। ये रट लें कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट, लेकिन ये सिर्फ 24 घंटों के अंदर हमें रिजल्ट देगा। तो ये जो है हम स्वैब के ही थ्रू टेस्ट करेंगे नोज़, नेज़ोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स में। पॉजिटिव टेस्ट जो है वो कोविड-19 के इन्फेक्शन में मिलेगा, लेकिन नेगेटिव टेस्ट जो है इसका ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही हो कि कोविड नहीं है। तो ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है इवन इफ़ द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़, यानी कि डिजीज़ से रिकवर हो भी गया फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। थर्ड टेस्ट होता है एक्सरे या CT टेस्ट हम करते हैं। तो इससे जो है हमें डिग्री ऑफ द लंग इन्वॉल्वमेंट का आइडिया होता है, लेकिन दो कुछ केसेस में हमें नेगेटिव कोविड टेस्ट भी शो होता है, ठीक है। एंड लास्ट एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है, जिससे इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन जो है वो इंडिकेट होती है कि कितनी डेवलप हुई है। अब कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हम मैनेज कैसे करेंगे, ICMR, ये वैसे इंडिया का है, हम पाकिस्तान में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिवाइड किया है डिजीज़ को 3 कैटेगरीज में, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो प्रिपेयर जो गाइडलाइंस हैं अबाउट द ट्रीटमेंट एंड विच पेशेंट टू गेट द हॉस्पिटल एडमिशन, ऑक्सीजन थेरेपी भी किसको मिलनी चाहिए, स्टीरॉयड्स, रेमडेसिविर एंड एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। ये रेमडेसिविर भी एक ड्रग है, ठीक है। तो ये किसको मिलनी है, तो उस हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में कैटेगराइज किया है। रेमडेसिविर जो है सिर्फ FDA ओनली अप्रूव्ड ड्रग है, एंटीवायरल। स्टूडेंट्स जो हैं वो रेफर किए जाते हैं ICMR गाइडलाइंस फॉर द डिटेल। अच्छा, तो ये कोविड-19 वाली जो है राइनाइटिस, ये आपके जो 7th एडिशन है उसमें नहीं है, जो ये मैं पढ़ा रही हूँ लेटेस्ट एडिशन, इसी में ये टॉपिक है। उसके बाद अब आ जाता है वायरल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट होती है बैक्टीरियल राइनाइटिस, अक्यूट की दूसरी टाइप। तो इसमें सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। अब प्राइमरी जो बैक्टीरियल राइनाइटिस है वो बच्चों में देखी गई, वो ज़्यादातर न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है। इसमें ग्रेश वाइट टिनेशियस मेम्ब्रेन जो है ना नोज़ पे बन जाती है, जिसको अगर रिमूव करने की कोशिश की जाए तो उससे ब्लीडिंग होती है। अब जो सेकेंडरी वाली बैक्टीरियल राइनाइटिस है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो अक्यूट वायरल राइनाइटिस हमने ऊपर पढ़ा, उसके ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल राइनाइटिस। दैट्स इट। अगला डिप्थेरिक राइनाइटिस है। तो डिप्थेरिया जो है नोज़ का, साथ साथ आप फिगर भी देखें तो डिप्थेरिक राइनाइटिस जो है नोज़ का, ये रेयर है दीज डेज ड्यू टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द कंट्री, ठीक है। इस वजह से प्राइमरी या सेकेंडरी ये हो सकता है, या सेकेंडरी भी हो सकता है टू द फोशल डिप्थेरिया, ठीक है। और ये अक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ग्रेश मेम्ब्रेन हमें कवर करती हुई नज़र आ रही होगी हमारे इन्फीरियर टर्बिनेट को और फ्लोर ऑफ द नोज़ को। तो ये मेम्ब्रेन देखिए टिनेशियस होती है और अगर इसको रिमूव किया जाए तो ब्लीडिंग हो जाएगी। एक्सकोरिएशन हमारे एंटीरियर नेयर्स की, ये जो एंटीरियर नेयर्स हैं इनकी एक्सकोरिएशन और अपर लिप की भी जो है हमें मिलती है इसमें, यानी वो उसकी स्किन जो शेड हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट हमने ये देना कि पेशेंट को याद रखिएगा एमोक्सिसिलिन हम देंगे, सिस्टेमिक पेनिसिलिन, ठीक है, या फिर हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। इसके अलावा डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन लाजमी देंगे।
अगली टाइप है इरिटेटिव राइनाइटिस। अच्छा, अब ये इरिटेटिव राइनाइटिस जो है ना, ये अक्यूट राइनाइटिस की फॉर्म है, जो कि जब डस्ट से एक्सपोजर हो, स्मोक से, या इरिटेटिंग गैसेस जैसे अमोनिया, फॉर्मलिन और एसिड फ्यूम्स के साथ अगर एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से होता है। या फिर ये जब हमें ट्रॉमा हो जाए ना, इन्फ्लिक्टेड ऑन द नेज़ल म्यूकोजा पे जब ट्रॉमा हो इंट्रा नेज़ल मैनिपुलेशन के दौरान, जैसे कि अगर हम कोई फॉरेन बॉडी रिमूव कर रहे हो, तो उस ट्रॉमा की वजह से भी ये हो सकता है इरिटेटिव राइनाइटिस। तो इसमें इमीडिएट कटारल रिएक्शन होता है कि उसमें स्नीजिंग होगी, चीखें होंगी, राइनोरे नाक से पानी आएगा और नेज़ल कंजेशन, ठीक है, नेज़ल कंजेशन भी होगी। तो इसके सिम्टम जो है वो पास ऑफ हो जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही जो है ऑफेंडिंग एजेंट रिमूव हो जाता है फॉर सम डेज इफ़ द नेज़ल एपिथेलियम हैज़ बीन डैमेज। अगर नेज़ल एपिथेलियम अगर हमारा डैमेज हो चुका है तो ये परसिस्ट भी कर सकता है, ठीक है, या फिर ये खुद ही रिमूव हो जाएगा, सही हो जाएगा अगर ऑफेंडिंग एजेंट को हम रिमूव कर दें। तो रिकवरी जो है ना वो अमाउंट ऑफ द एपिथेलियल डैमेज पे डिपेंड करती है और इन्फेक्शन पे जो कि इसमें सुपरवीन हुआ है। दैट्स इट। अब आ जाते हैं हमारे पास अक्यूट हो गए। अब क्रोनिक राइनाइटिस की डिटेल देखें। तो क्रोनिक राइनाइटिस जो है, ये क्रोनिक जो नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन है नोज़ की, उसमें क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस आ जाता है, हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिका, राइनाइटिस केशियोसा। सबसे पहला है क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। डिटेल देखें क्यों होता है क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। अगर अक्यूट राइनाइटिस के ही बार बार से रिकरेंट से अटैक हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की मौजूदगी में, तो उससे क्रोनिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से, वो देख लें। नंबर 1, एक तो नेज़ल इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, या तो साइनोसाइटिस की वजह से, टॉन्सिलाइटिस की वजह से, या एडिनोइड्स की वजह से नेज़ल इन्फेक्शन रह रहा है, ठीक है। दूसरा, डस्ट स्मोक, सिगरेट स्मोक या स्नफ की वजह से हमारी इरिटेशन हो रही है, क्रोनिक इरिटेशन, उसकी वजह से, ये भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। नेज़ल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है डीएनएस की वजह से या साइनिकी की वजह से, एडिशंस बन गई हैं, तो उससे ना परसिस्टेंट डिस्चार्ज रहेगा हमारे नोज़ से। इसके अलावा वेजोमोटर राइनाइटिस भी होता है, ठीक है, जिसमें टिश्यूज इनसाइड द नोज जो है वो स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइनल या मेटाबॉलिक फैक्टर्स यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, या बहुत ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हो और एक्सरसाइज ना की जाए तो उससे भी जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, क्रोनिसिटी हो सकती है। अब पैथोलॉजी क्या होगी क्रोनिक राइनाइटिस में, कि सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस ही होता है, जो अगली टाइप हम पढ़ेंगे उसी का अर्ली स्टेज ये सिंपल क्रोनिक होता है। तो इसमें होता क्या है, हाइपरीमिया और इडीमा हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की, साथ में जो सीरो म्यूसिनस ग्लैंड्स होते हैं ना और गोबलेट सेल्स, उनकी हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगी। ब्लड साइनोसॉइड्स पार्टिकुलरली वो जो कि टर्बिनेट्स पे मौजूद हैं, वो इसमें डिस्टेंड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो क्लिनिकली हमें फीचर्स क्या मिलेंगे, सबसे पहला तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और याद रखिएगा कि ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है जब पेशेंट लेटेगा तो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी और उसको अफेक्ट करेगी डिपेंडेंट साइड ऑफ द नोज़ को, जिस साइड पे वो लेटा है। दूसरा, नेज़ल डिस्चार्ज रहेगा, क्योंकि हाइपरट्रॉफी भी हुई है, तो म्यूकोइड या म्यूकोपैरुलेंट थिक और विसिड सा डिस्चार्ज होगा, जो कि ट्रिकल करेगा थ्रोट यानी पीछे गले की तरफ भी होगा, पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पीछे बहेगा। तो पेशेंट जो है ना उसको कांस्टेंट डिज़ायर होगी कि वो अपने नाक को ब्लो करे, ताकि, या फिर अपना गला जो है वो साफ़ करे ताकि वो म्यूकस साफ़ हो, ठीक है, वो इरिटेट करेगा उसको। दूसरा, हेडेक रहेगा पेशेंट को, याद रखिएगा कि जो टर्बिनेट स्वॉलन हो गए ना ब्लड की वजह से भी, तो वो नेज़ल सेप्टम पे इम्पिंच करेंगे तो उसको दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा। एंड इसके अलावा स्वॉलन टर्बिनेट्स जो है, नंबर 4, ये भी क्लिनिकल फीचर है। तो हमारा नेज़ल म्यूकोजा जो है इस कंडीशन में वो डल रेड होगा, डल रेड कलर का, टर्बिनेट स्वॉलन होंगे, और जब हम उन पर प्रेशर देंगे तो उस पर पिटिंग हो सकती है, ठीक है, टर्बिनेट पे प्रेशर पे पिटिंग हमें मिलेगी, और वो श्रिंक करेंगे अगर हम उस पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रॉप अप्लाई करें। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। परेशान नहीं होइएगा, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका और इस वाले सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस में डिफरेंस यही होता है कि जब हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का ड्रॉप अप्लाई करें तो ये सिंपल वाला जो है ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी इसकी। इसके अलावा मिडिल जो टर्बिनेट है ना, ये भी हमें सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस में स्वॉलन मिलता है और वो भी सेप्टम पे इम्पिंच करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट फीचर हमें मिलता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, यानी म्यूकोइड या म्यूकोपैरुलेंट पेशेंट को डिस्चार्ज होगा, जो कि इसकी पोस्टीरियल फेरेंजल वॉल पे देखा जा सकेगा। ट्रीट हमने कैसे करना है सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस को, एक तो पार्टिकुलर अटेंशन हमें साइनसिस पे देनी है कि वजह क्या है, उसकी कॉज क्या है, उस पर साइनसिस पे, टॉन्सिल्स पे, एडिनोइड्स, एलर्जी तो नहीं है, पर्सनल हैबिट्स क्या है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल इंडल्जेंस है,
इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क सिचुएशन कैसी है, स्मोकी है या डस्टी सराउंडिंग्स है। नंबर 2, दूसरा हम नेज़ल इरिगेशंस करेंगे नॉर्मल सैलीन की मदद से या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन की मदद से, ताकि हम नोज़ को जो है ना विसिड सिक्रीशन से फ्री रखें, ठीक है, थिक सी सिक्रीशन से फ्री रखें, और सुपरफिशियल इन्फेक्शन को भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। नेज़ल इरिगेशन और सुपरफिशियल इन्फेक्शन रिमूव किया। तीसरा, हमने नेज़ल डीकंजेशन देने हैं। क्यों देने हैं? ताकि जो नाक बंद हो गया है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, वो सही हो, और वीनस जो साइनस की जो वेंटिलेशन है वो इम्प्रूव हो, उसके लिए हमें नेज़ल डीकंजेस्टेंट देने होंगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़ नेज़ल ड्रॉप्स का और स्प्रेस का अवॉइड किया जाए, क्योंकि इससे हमने पढ़ा कि राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा हो सकता है, यानी जिसको हम रीबाउंड या केमिकल राइनाइटिस कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन की वजह से ये हो सकता है। तो शॉर्ट कोर्स ऑफ सिस्टेमिक एंड स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो हेल्प करेंगे टू वीन द पेशेंट्स ऑलरेडी एडिक्टेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ डीकंजेस्टेंट ड्रॉप और द स्प्रेस। तो हम उनको सिस्टेमिक स्टीरॉइड का थोड़ा सा जो है कोर्स देंगे, ताकि जिनको एडिक्शन हो गई कंजेस्टेंट की वो ख़त्म हो। इसके अलावा फोर्थ ट्रीटमेंट है कि एंटीबायोटिक्स हम देंगे ताकि नेज़ल इन्फेक्शन सही हो, और साथ में हम साइनोसाइटिस को भी सही करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। दैट्स इट, ये हो गया सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस। दूसरी हमारे पास टाइप है राइनाइटिस की, विच इज़ द हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। अब इसमें पिक्चर भी देखें आप, इजी हो जाएगा। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में क्या होता है कि हमारे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स, पेरीओस्टियम और बोन सब की जो है थिकनिंग हो जाती है। तो इस तरह के चेंजेस ज़्यादा मार्क जो है वो टर्मिनेट्स भी होंगे। अब इसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है? देखिए, अगर बार बार किसी को रिकरेंट नेज़ल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें इसके अलावा अगर क्रोनिक किसी को साइनोसाइटिस है, इंडस्ट्रियल इरिटेंट्स, स्मोक की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल इरिटेंट्स की वजह से जो है वो क्रोनिक नेज़ल इरिटेशन हो रही है नेज़ल म्यूकोजा की, या फिर अगर कोई नेज़ल ड्रॉप्स का बहुत यूज़ कर रहा है, प्रोलॉन्ग यूज़, वेजोमोटर और एलर्जिक राइनाइटिस, ये सारी इसकी वजूहत बनती हैं। तो सिम्टम्स यही होते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ये इसमें प्री डोमिनेंट सिम्टम यही होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। डिस्चार्ज इसमें थिक और स्टिकी सा होगा। कंप्लेन जो है कभी कभार हेडेक की कंप्लेन के साथ, या हैवीनेस ऑफ द हेड या ट्रांजिएंट एनोस्मिया की कंप्लेन के साथ भी पेशेंट आते हैं कि उनका नाक बंद रहता है। साइंस ये होते हैं कि इस तरह के पेशेंट जो है उनके टर्बिनेट्स की हमें हाइपरट्रॉफी मिलती है। जो टर्मिनल म्यूकोजा है ना वो थिक हो जाएगा, और उस पर हम जब प्रेशर देंगे तो उसमें पिटिंग भी नहीं बनेगी प्रोब के साथ, जिस तरह हमने पिछली वाली सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस में देखा कि पिट बन रही थी। इसमें हमें श्रिंकेज भी लिटिल मिलेगी वेजो कॉन्स्ट्रक्टर जब हम ड्रग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, फाइब्रोसिस की वजह से इसमें कॉन्स्ट्रक्शन नहीं हो रही। अब मैक्सिमम चेंजेस हमें इन्फीरियर टर्बिनेट वाले रीजन पर मिलते हैं। ये जो है हाइपरट्रॉफी हो सकता है अपनी पूरे का पूरा इंटायरली, या फिर सिर्फ जो है एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, या फिर उसका इन्फीरियर बॉर्डर हाइपरट्रॉफी हो सकता है, जो उसको मलबेरी अपीयरेंस देगा, ठीक है, टर्बिनेट को, इन्फीरियर टर्बिनेट को। अब ट्रीटमेंट हमने इसका कैसे करना है कि हम जो है अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डिस्कवर द कॉज एंड रिमूव इट। कॉज हमने देखना है क्या है इसका, और उसको रिमूव करना है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उनको हम इन टर्बिनेट्स के साइज़ को रिड्यूस करके सही कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स होते हैं। एक तो हम लीनियर कॉटराइजेशन करते हैं, सब म्यूकोजल डायथर्मी की जाती है, क्रायो सर्जरी टर्बिनेट्स की जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से की जाती है। इसके अलावा हम ना पार्शियल या टोटल टर्बिनेक्टोमी कर सकते हैं। जो हाइपरट्रोफिड इन्फीरियर टर्बिनेट है ना, इसको पार्शियली रिमूव करेंगे उसके एंटीरियर एंड से, या इन्फीरियर बॉर्डर से, या पोस्टीरियर एंड से। जो मिडिल टर्बिनेट होता है, अगर वो हाइपरट्रोफी हो गया तो उसको भी हम पार्शियली या टोटली रिमूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा रिमूवल टर्बिनेट्स का हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे परसिस्टेंट क्रस्टिंग हो सकती है, क्रस्टिंग, ठीक है, क्रस्ट बन जाएंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम सब म्यूकोस रीसेक्शन कर सकते हैं टर्बिनेट बोन की, तो इससे बोनी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो है टर्बिनल जो म्यूकोसा है वो प्रिजर्व रहेगा, ताकि उसका फंक्शन प्रिजर्व रहे। सिर्फ हमने बोन की, टर्बिनेट बोन की सब म्यूकस रिसेक्शन की है। इसके अलावा हम लेज़र्स, कोब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये भी हम यूज़ करते हैं, ताकि साइज़ ऑफ टर्बिनेट्स को छोटा किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। अगली राइनाइटिस है हमारे पास कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ना ये उन केसेस में देखा गया है जिनमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड डेविएशन हो गई हो सेप्टम की एक साइड पे। तो जो रूमियर जिसमें ज़्यादा जगह है, यानी अगर सेप्टम ये नोज़ है और सेप्टम यहाँ पे अगर डेविएट हुआ है, तो ये जो रूमियर वाली साइड है, ज़्यादा रूम वाली नोज़ की, उसमें हमें हाइपरट्रॉफी मिलेगी इन्फीरियर वाले की और मिडिल टर्बिनेट की, ठीक है। तो ये असल में एक अटेम्प्ट होता है ऑन द पार्ट ऑफ द नेचर
टू रिड्यूस द वाइडेंड स्पेस टू ओवरकम द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्राइंग एंड क्रस्टिंग। यानी अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एयर ज़्यादा जा रही है, ठीक है, एयर वगैरह तो ड्राइंग और क्रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए हमारे नेचर ने इनकी हाइपरट्रॉफी कर दी है ताकि कम एयर जाए, ठीक है। तो वाइडर जो स्पेस है उसको उसने कम करने की कोशिश की है। अब हाइपरट्रॉफिक चेंजेस जो है इस तरह के केसेस में वो रिवर्सिबल नहीं होते विद द करेक्शन ऑफ द नेज़ल सेप्टम। अगर हमने नेज़ल सेप्टम को सही किया उससे रिवर्स नहीं हो सकती ये हाइपरट्रॉफी, तो इसीलिए हमें टर्बिनेट्स की रिडक्शन करनी होगी एट द टाइम ऑफ जब हम सेप्टल सर्जरी कर रहे होंगे, तो टर्बिनेट्स को भी हमें सही करना होगा। ठीक हो गया। चलिए जी, अगली टाइप आ जाती है हमारे पास एट्रोफिक राइनाइटिस, जिसको ओजेना कहते हैं। तो ये भी हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेशन ही है नोज़ की, जिसमें हमारे नेज़ल म्यूकोजा की, याद रखिएगा नाम से पता चल रहा है, एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। नेज़ल म्यूकोजा की भी और टर्बिनेट बोन्स की भी एट्रोफी हो रही है। तो इसमें जो नेज़ल कैविटीज़ होती है ना, वो रूमी होंगी और फुल ऑफ फाउल स्मेलिंग, हमें उसमें बदबूदार किस्म की क्रस्ट उसमें मिलेंगी। अब एट्रोफिक राइनाइटिस दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी। तो सबसे पहले प्राइमरी वाली एट्रोफिक राइनाइटिस के कॉज देखें, उसका एटियोलॉजी को आपने हर्निया जो निमोनिक है इससे याद रखना है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन कुछ थ्योरीज है। एच से हर्निया में, एच से हेरिडिटरी फैक्टर, तो ये डिजीज़ जो है वो वन या मोर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स सेम को अफेक्ट करती है। ई से एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये डिजीज़ ज़्यादातर प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, फीमेल्स को इन्वॉल्व करती है बनस्पत मेल्स के, और इसमें ना देखें क्रस्टिंग और जो फीटर जो है वो एसोसिएटेड होगा इस डिजीज़ में, तो वो सीज कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा जब मीनोपॉज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस के साथ कहा जा सकता है कि ये एसोसिएटेड है, क्योंकि मीनोपॉज पे ख़त्म हो रहा है और प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल्स में ज़्यादातर हो रहा है। तीसरा हर्निया आर से रेशियल फैक्टर, तो इसमें वाइट और येलो रेसेस जो होती हैं ना, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, जो कि इक्वेटोरियल अफ्रीका पे है, उनमें ये एट्रोफिक राइनाइटिस ज़्यादा है। एन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो ये डिजीज़ जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी या आयरन की कमी की वजह से जो है हो सकती है, या किसी और डाइटरी फैक्टर। तो माना जाता है कि मतलब ये फैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो है वो कम हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कम है, और ये रेयरली देखा गया है उन फैमिलीज़ में जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे देखा गया जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अब आई से इन्फेक्टिव, तो कुछ वेरियस ऑर्गेनिज्म भी कल्चर हुए हैं इस एट्रोफिक राइनाइटिस से, जैसे यहाँ से हमें क्लेप्सिलिया ओजिएना मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन है क्लेप्सिलिया ओजिएना, जिसको हम पेरेस बेसिलस कहते हैं, पेरेस। तो इसके अलावा डिप्थेरॉइड्स की वजह से प्रोटियस मिराबिलिस, शेरशा कोलाई, स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये भी इसमें से डिस्कवर हुए हैं, लेकिन ये कंसीडर हुए हैं कि ये सेकेंडरी इन्वेडर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही फाउल स्मेल हो जाती है, बदबू हो जाती है बुरी किस्म की, उसकी वजह से सेकेंडरी इन्वेडर्स आ जाते हैं। ये असल में प्राइमरी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये ऐसा माना जाता है। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से भी होता है। तो देखिए बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के थ्रू उन एंटीजेंस के खिलाफ जो कि नेज़ल म्यूकोजा से रिलीज़ हुए हैं। तो वायरल इन्फेक्शन या कोई और अनस्पेसिफाइड एजेंट्स जो है ना इस एंटीजेनिसिटी ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा को ट्रिगर करेंगे। तो ये हो गए इसके हर्निया वाले एटियोलॉजी हो गई। अब पैथोलॉजी क्या होगी इसमें, तो जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होती है ना हमारे नोज़ की, वो इसमें लॉस्ट हो जाएगी और उस वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी कि वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें एट्रोफी हो जाएगी सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की, उनकी भी एट्रोफी हो गई, वीनस ब्लड साइनोसॉइड्स की भी, नर्व एलिमेंट्स की भी। आर्टरीज जो होंगी ना म्यूकोजा में, पेरियोस्टियम में आर्टरीज, बोन में, वो हमें ओब्लिटरेटिव एंड आर्ट्राइटिस शो करेंगी, ठीक है, ओब्लिटरेट हो जाएंगी। बोन जो टर्बिनेट थे उनकी जो बोन है उनकी भी रिजॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो नेज़ल चैम्बर्स है वो बिल्कुल वाइड हो जाएंगे, खुल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो ही रिजॉर्व हो गई, ख़त्म हो गई बोन। पैरानेजल साइनसेस भी छोटे से हो जाएंगे क्योंकि उनकी डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है, ये डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल्स में देखी गई है प्यूबर्टी के अराउंड। इनमें फाउल स्मेलिंग मिलती है हमें नोज़ की, जो कि कर देती है पेशेंट को सोशली आउटकास्ट, ठीक है। दो द पेशेंट हिमसेल्फ इज़ अनअवेयर ऑफ स्मेल, उसको खुद स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा एनोस्मिया हो जाता है इस डिज़ीज़ में, जिसको हम मर्सीफुल एनोस्मिया कहते हैं। तो ये इस तरह का एनोस्मिया जो है वो अकम्पनी करेगा इस तरह के डीजेनरेटिव चेंजेस को, ठीक है।
इसके अलावा हमें क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, पेशेंट जो है ना वो कंप्लेन करेगा उसका नाक बंद है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है इन स्पाइट ऑफ अनड्यूली वाइड नेजल चैम्बर। बेशक उसके नेजल चैम्बर वाइड हो गए हैं, हमने कहा ना बोन भी चली गई है, टर्बिनेट्स की बोन भी खत्म हो गई है, रिजॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी वाइड नेजल के बावजूद उसके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन होगी। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्यों हुई है, ये डीजेनरेटिव चेंजेस इन द सेंसरी नर्व्स ऑफ द नेजल म्यूकोजा की वजह से हुई है, जो कि एयर फ्लो को सेंस नहीं कर पा रही। तो एयर फ्लो पेशेंट को सेंस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मेरा नाक बंद है, नर्व्स की डीजनरेशन। एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है अगर इस तरह की क्रस्ट को रिमूव किया जाए। देखिए ये जो क्रस्ट बनी है, तो एपिस्टेक्सिस। अब एग्जामिनेशन पे हमें क्या शो होगा कि नेजल कैविटी जो है वो फुल होगी ग्रीनिश या ग्रेश ब्लैक ड्राई सूखी हुई क्रस्ट के साथ, जो कि टर्बिनेट्स को देखें कवर कर रही है, ये हमें मिलेंगे। तो अगर हम इनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। जब क्रस्ट रिमूव की जाएगी तो नेज़ल कैविटी हमें बहुत रूमी मिलेगी और टर्बिनेट्स की एट्रोफी हो चुकी होगी, इतनी ज़्यादा कि जो पोस्टीरियर वाल है हमारे नेज़ोफेरिंक्स की वो भी हमें ईजिली नज़र आ रही होगी। इतने ज़्यादा टर्बिनेट्स जो हैं वो छोटे हो गए होंगे, एट्रोफी हो गए होंगे कि सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो वैसे नॉर्मली तो नहीं आता ना, क्योंकि सामने टर्बिनेट्स होते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि नेज़ल जो टर्बिनेट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं टू मेयर रिजेस। नेज़ल म्यूकोज़ा हमें पेल नज़र आएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सेप्टल परफोरेशन जो है और डर्माटाइटस हमारे नेज़ल वेस्टिब्यूल की, ये भी प्रेजेंट हो सकती है, सेप्टा भी परफोरेट हो सकता है। नोज़ में हमें सैडल डिफॉर्मिटी मिलेगी क्योंकि एट्रोफी हो रही है ना, एट्रोफिक राइनाइटिस है। एट्रोफिक राइनाइटिस के चेंजेस हमें फेरेंजियल म्यूकोज़ा पे भी मिलते हैं, जिसमें हमें ड्राई ग्लेज्ड किस्म का क्रस्ट नज़र आएंगे, जिनको हम एट्रोफिक फेरेंजाइटिस कहते हैं। तो अब इस तरह के चेंजेस हमें लेरिंग्स पे भी मिलते हैं, जिसमें पेशेंट को खांसी होगी, कफ होगी और हॉर्स वॉइस होगी, तो इसको हम एट्रोफिक लेरिंजाइटिस कहते हैं। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, नोटिस होगी, क्योंकि उसकी यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाएगा, मिडल ईयर की इफ्यूजन। पैरानेजल जो साइनसेस हैं वो यूजुअली इसमें छोटे होते हैं, एट्रोफिक राइनाइटिस में अंडर डेवलप्ड होते हैं और उनकी थिक वॉल्स होती हैं, तो ये हमें एक्सरे पे ओपेक नज़र आएंगे। एंट्रल वॉश जो है वो डिफ़िकल्ट होता है टू परफॉर्म ड्यू टू द थिक वॉल्स ऑफ द साइनसेस। एंट्रल वॉश जो है ना वो असल में एंट्रल लेवाज होता है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें कैनुला इंसर्ट करते हैं हमारे मैक्सिलरी साइनस में और इन्फीरियर मीटर्स के थ्रू, ताकि हम इरिगेशन कर सकें, इनको वॉश कर सकें और ड्रेन कर सकें।